ये मिनर्वा का जो ये स्टोरी है यहाँ पे, इट शोज व्हाट इट हैज सो मेनी लेयर्स टू इट। क्योंकि जो डिवाइन जस्टिस था, ठीक है, एक 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 बहुत सारे हमने देखा इस बुक में, मेटामॉर्फोसिस की बुक में बहुत सारी स्टोरीज हैं। उन स्टोरीज में हमने देखा कि गॉड्स की ह्यूमन बीइंग्स जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये जो अरेकने और मिनर्वा की स्टोरी है, ये सिर्फ वीविंग और कंपटीशन से तक नहीं है, इट इज बियॉन्ड दैट, है ना। क्योंकि अगर तुम सब बच्चे जिन्होंने बुक 6 को ध्यान से पढ़ा है, तो आप इसमें ये देख रहे हैं कि ये स्पेशली ये पूरा एपिक, और लेकिन बुक 6 आर्ट जो है, आर्ट मतलब चाहे वो वीविंग की आर्ट है ना, जिस तरीके से टिपिस्ट्री को वो अच्छे से डिज़ाइन करते हैं, अपने अपने पर्सपेक्टिव, अपने अपने दृष्टिकोण से दिखाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अरेकने को सिर्फ हम अगर ऐसा देखें कि वो एक ऐसी ह्यूमन बीइंग है जो प्राइड और एरोगेंस से भरी हुई है, हम कहाँ, जैसे हम अपने इंडियन क्लासिकल रेफरेंसेस देखते हैं, एकलव्य को अगर आप याद कर सकते हैं, मुझे वो जो सिंबल लगते हैं एकलव्य, बिना किसी गुरु के, बिना किसी टीचर के, जस्ट विद दैट फॉर्मल ट्रेनिंग, विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग, वो फिर भी अपने गुरु को दक्षिणा देते हैं। क्या है उनके अंदर? देयर इज नो प्राइड, देयर इज नो एरोगेंस, लेकिन वो सेल्फ लर्नड, वो एक डिटर्मिनेशन से भरे हुए, है ना। कहीं पे कुछ जो टीचिंग चल रही है उससे वो जो भी सीखे, है ना। एकलव्य वॉज a blessed gifted human being। अरेकने जो है एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है, ठीक है, और हम्बल बैकग्राउंड से होने के बावजूद ये जो एम्बिशन है एंड इंजेन्युइटी है, ये एंडेयरिंग है, ठीक है। और अगर हम ये समझ लें कि कोई इंसान अपनी मेहनत से कुछ सीखता है और उसके बाद वो एक्नॉलेजमेंट मांगता है, आई डोंट थिंक इट इज अ फ्लॉ, इट इज अ ह्यूमन ट्रेट। और हम इस स्टोरी से हम देख रहे हैं देयर इज अ लिंक बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ मॉर्टल्स एंड डिवाइन, मॉर्टल्स एंड इमॉर्टल्स। क्योंकि जो अरेकने का टैलेंट है, ये एक गिफ्ट है। और हम अगर इसको उस तरीके से देखें, गिफ्ट कहाँ से है? गिफ्ट फ्रॉम द गॉड्स। तो मिनर्वा उसकी एक तरीके से टीचर ही है, गॉडेस ऑफ आर्ट्स है मिनर्वा तो। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मैं बार बार तुमसे बात कर रही हूँ, वो इस कहानियों के ज़रिए ही वो एक लेसन जाता है, जो हम ट्रेडिशनल क्लासिकल जो टाइम में देख रहे हैं कि गॉड्स गॉड्स नेवर अलाउड कि मॉर्टल्स जो थे उनको डिसोबे करते या उनसे compete करते। ये इन स्टोरीज के ज़रिए हम उस विश्वास को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और तुम देखो कि जो ये आर्ट है, कला है, किसी भी तरीके से वो एक सर्वाइविंग टूल है ना। हमने देखा कि दिस कैरेक्टर फिलोमेना की बात करो आप, वो इतनी इतनी बारबेरिक उसने ट्रीटमेंट सहा, और फिर भी वो उस हाल में, जब वो वुंडेड बॉडी में है, जब उसके पास उसकी टंग तक नहीं है ना, फिर भी उस टेरिबल माहौल में, उस पूरे टेरिबल एटमॉस्फेयर में हम क्या देखते हैं कि वो भी आर्ट का सहारा लेती है। और जो तुम सबने एज अ स्टूडेंट यहाँ नोटिस करना है, वो ये नोटिस करना है कि आर्ट एक तरीके से क्या बन गई है, वो अ मीडियम टू कन्वे ट्रूथ, सच्चाई का एक जरिया बनता है। जैसे हमारे टाइम में, अब मॉडर्न टाइम में वी हैव मीडिया, तो क्योंकि तुम सबको पता है फिलोमेना जो है वो वीव करती है, और वीव करके जो कुछ उसके साथ हुआ है, वो टेरिबल ट्रूथ अबाउट हर मोलेस्टेशन, अबाउट हर म्यूटिलेटेड बॉडी, कैसे उसको इतना जख्म, इतने वूंड्स हैं उस पे, तो ये तभी उसकी सिस्टर प्रॉक ने उसको बचाती है ना। सो
ये सारी बातें जो मैं तुम लोगों को कह रही हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूल सी कहानी बताने से बियॉन्ड चलना है ना। तुमने बताना है कि what do you get after learning these stories? You get the impression of art. कला क्या चीज है ना? क्या क्या देखा हमने आर्ट से, अरेकने का व्यू पॉइंट देखा हमने, मिनर्वा एज अ गॉडेस क्या गिफ्ट करती है अपने ही मॉर्टल्स को, और फिर वो कैसे लिंक बनती है आर्ट मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स में, है ना। और फिर कैसे जो ये एक मीडियम बनता है ट्रूथ को कन्वे करने का, एक मीडियम बनता है सरवाइव करने का, एक सर्वाइवल मीडियम बनता है ये आर्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आर्ट क्या है, एक किस्म का चेंज, फॉर्म ऑफ, जो टाइटल है इस एपिक का, मेटामॉर्फोसिस, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज अ टाइप ऑफ आर्ट, इज अ टाइप ऑफ चेंज। क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इतनी बड़ी लेंदी पोएम, पूरी की पूरी लेंदी पोएम जिसमें 250 स्टोरीज हैं, ये एक तरीके से ऐसा नहीं लग रहा हमें कि छोटा सा कोई आर्ट वर्क हो जिसमें कि हर एक चीज जैसे एक किसी आर्ट वर्क में बहुत सारी इमेजेस होती हैं। हम भी देख रहे हैं यहाँ पे कि इस कहानी के, इस पोएम के जरिए ओविड बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ वन थिंग कैन बी क्रिएटिवली चेंज्ड इनटू अनदर। तो आपने सब ने जब आप मैं फिर वहीं आ रही हूँ कि अंजलि, जो तुम्हारा पॉइंट था कि मैम उसमें एरोगेंस है, तो तुम यहाँ पे ये बात लेके आओगे कि रखने का जो रोल है ना, अभी जो मैंने पॉजिटिव पॉइंट बोला कि यस शी इज अ पावरफुल आर्टिस्ट, है ना। लेकिन बच्चे, जो तुमने करण का जो कैरेक्टर है जब उसको भी पढ़ा, करण के पास भी बहुत कुछ है ना, गिफ्टेड ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उसमें क्या है, एक ह्यूबरी है। कौन सी ह्यूबरी है? जो अंजलि ने बिल्कुल सही लिखा है कि मैम वो एरोगेंट है, वो प्राइड है। तो तुम ये पॉइंट लिखोगे डेफिनेटली कि जो रखने का एक पावरफुल आर्टिस्ट होने के गुण हैं वो सारे जेन्युइन हो जाते अगर if she did not suffer from that hubris, from that हमार्शिया जो उसमें है, वो क्या है, प्राइड। मैं फिर यही बच्चे, जो हमने हर एक टेक्स्ट को पढ़ते हुए बोला, मैं वहीं लेके आ रही हूँ अपनी बात कि हम सब लोग गॉड्स हो जाते अगर हम में इम्परफेक्शंस नहीं होती। तो ये जो टेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस, ये आर्ट के जरिए ना, जो ये ओविड ने आर्ट की बात ली है, वो शायद हमें रिमाइंडर की तरह दे रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते विदाउट गॉड्स। और वो शायद कहीं ना कहीं इस कहानी के जरिए ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट देयर इज नो पॉइंट कंपीटिंग विद गॉड्स एंड गॉडेसेस, क्योंकि गॉडेस है मिनर्वा, द वे शी गिफ्टेड द स्किल्स टू अरेकने, है ना, दैट इज व्हाई शी कुड बिकम सच अ ग्रेट आर्टिस्ट। तो दैट मीन्स व्हेन यू थिंक, अब हम उस क्योंकि मैंने हर बार कहा है कि लिटरेचर में हर एक पर्सपेक्टिव होता है, तो वो सारे हमने दृष्टिकोण देखने हैं। तो रखने का जो यहाँ पे हम उसकी मिस्टेक की बात कर रहे हैं, वो मिस्टेक उसकी यही है ना कि वो ये सोचती है कि दिस टैलेंट इज ऑल माइन, है ना, इट इज फ्री ऑफ एनी डिवाइन ब्लेसिंग और इंटरवेंशन। और ये तो वो क्रॉस करती है रखने दैट लिमिट दैट शी सेज दैट आई एम सुपीरियर, तभी तो वो कम्पीट करती है गॉड्स को। सो आई बिलीव तुम सबको सारे पॉइंट्स कवर करने चाहिए। और जैसे हमने वो कहानी में नार्किसस का पढ़ा था, जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फ लव से भरा है, और इसीलिए गॉड उसको उसका इतना कर्स करते हैं कि उसको खुद से ही प्यार हो जाता है। सो वी सी कि जो रखने का पनिशमेंट है ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ स्पाइडर, है ना। सो ये भी हमने देखा कि वो इंसेक्ट जो है वो भी फेमस हुआ। ये मिथ्स हैं, अपनी एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी है कि द स्पाइडर को वीव वेब्स। सो मुझे लगता है कि आपको इसको इस एस्पेक्ट को समझने के लिए, इसको एनालाइज जब करोगे आप, तो आप आर्ट को ही लेके आओगे और आप कहोगे कि आर्ट जो है वो शो करता है द ऑनगोइंग टेंशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड द गॉड्स। ये फिर हमने वो वाली बात की थी ना कि जो टिपिस्ट्रीज ये वीव करती हैं, मिनर्वा जो है वो अलग तरीके का दृष्टिकोण हमारे सामने रखती हैं और रखने अलग तरीके का,
है ना। और ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यहाँ पे कौन है? ओविड बता रहा है ना अपना, ओविड एज अ राइटर हमें बता रहे हैं कि कैसे जो मॉर्टल्स होते हैं, जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं, वो अपनी स्टोरी टेलिंग यूज करते हैं। क्यों? स्टोरी टेलिंग क्या होता है? स्टोरी टेलिंग से आप अपना पर्सपेक्टिव, आप अपना दृष्टिकोण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं। मिनर्वा अपनी बात जस्टिफाई कर रही है, और रेक्ने जो है उसका अपना जो वे ऑफ लुकिंग एट वर्ल्ड है वो उसको दिखा रही है ना। तभी तो तुमने देखा मिनर्वा में वो 12 ग्रेट गॉड्स दिखाती है, वो पूरे पावर में हैं, और गॉडेसेस दिखाई हैं कॉर्नर्स पे, वो छोटी छोटी जो वो क्या दिखाई है उसने, ह्यूमन बीइंग्स की इमेजेस, है ना, जो कि वो ह्यूमन बीइंग्स दिखाती है मिनर्वा अपनी टेपेस्ट्री में, जो गॉड्स को, डिवाइन पावर को सब कुछ मानते हैं, है ना। और फिर उनको ये दिखाया है कि ये पनिशमेंट के कारण उनको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और रखने की जो है वहां पे तुम्हें पता है कि उनको मोलेस्ट, मॉर्टल विमेन को मोलेस्ट करते हुए गॉड्स को दिखाया है। सो ये जो है, ये क्लैशिंग कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, जिनको मैं बार बार पर्सपेक्टिव्स की बात कर रही हूँ ना, दृष्टिकोण की बात कर रही हूँ। दोनों सच्चाइयों तो दोनों तरफ है ना। गॉड्स पावरफुल हैं, सेंट्रल फिगर्स हैं, ये सच है। कुछ ह्यूमन बीइंग्स को प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनमें ह्यूबरी, उनमें नेगेटिव पॉइंट ज्यादा भर जाते हैं, तो वो जो उनकी बुराइयां हैं वो उनको पे तो करना पड़ता है ना। और फिर उधर देखो तुम अरेकने का पर्सपेक्टिव, कुछ गॉड्स हैं जो डिसीव करते हैं, वायलेट करते हैं वुमेन को। तो इसका मतलब टेपेस्ट्री जो है वो भी ओविड की पोएम की तरह है, क्योंकि उन्होंने जैसे इस पूरी पोएम में दिखाया है कि गॉड्स और मॉर्टल को बैलेंस्ड वे में रहना चाहिए, है ना। क्या दिखा रहे हैं वो? एक इनडायरेक्ट मैसेज तो है ना कि मॉर्टल्स शुड रिस्पेक्ट द डिवाइन पावर, और गॉड्स जो हैं, ये भी दिखाया ओविड ने कि गॉड्स भी बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं है ना। तो दैट मीन्स क्या हम ये माने कि मिनर्वा जो है वो रखने को एक स्पाइडर में चेंज कर देती है सिर्फ इसलिए कि उसमें एक ह्यूबरी है, उसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, या मिनर्वा इसलिए उसको ट्रांसफॉर्म करती है बिकॉज शी इज अपसेट कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग ने मुझे मेरी टेक्निक से मुझे compete करने की कोशिश की है। सो ये सारी बातें तुम अपने आंसर में लिखोगे बच्चे। I hope the point is clear. Okay, there was a question in the chat box. Let me read. Is there any other major theme prevalent apart from the theme of transformation? Because the usual themes of love and revenge are already existent. You are right. You are very right, Ashwin. We will focus mainly on the theme of transformation, क्योंकि हर बार हम हर कहानियों में देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है। और मुझे लगता है कि ये जो लव और रिवेंज का एस्पेक्ट तुमने उठाया है, इसमें ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख रहा है यहाँ पे। और हमने देखा है कि हमारे जितनी भी सिंस द बिगिनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, हम जितनी एंशिएंट क्लासिक्स पढ़ रहे हैं, हमने सब में देखा कि लव जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उभर बन के आ रहा है। और ये जो रिवेंज हमने इस ओविड की एपिक में देखा है, ये एक डेफिनेटली इम्पोर्टेंट मोटिव है जो हमको ऑब्जर्व करना है, बिकॉज रिवेंज हर जगह है। आप देखिए जहाँ पे 6th बुक एंड हो रहा है और फिलोमेना की जो सिस्टर उसके अपने हस्बैंड से बदला लेती है by cooking her own son and making her husband eat that. ये जो कुछ फिलोमेना के साथ हुआ, the way she was repeatedly molested, उसको म्यूटिलेट भी किया, उसकी जो टेरियस उसकी टंग तक काट देता है। और आई बिलीव बच्चे कि अगर तुम इसको ये देखो कि ओविड एज अ राइटर, मुझे नहीं पता बच्चे तुम लोगों ने कैसे स्टोरी पढ़ी है, बट वेन एवर आई रेड दिस पर्टिकुलर एपिक, मुझे ऐसा लगता था जैसे एक ग्राफिक नॉवल है मेरे आगे। ये मॉडर्न टाइप है ग्राफिक नॉवल की ना, ग्राफिक नॉवल, तो ऐसा लगता है जैसे ये
स्टोरीज ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है उस वायलेंस, उस इनजस्टिस का। आप देखते हैं आपके सामने वो चीज मूव होती है, इट सीम्स एज इफ इमेजेस आर मूविंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज। And the way Procne kills the child of Tyreus and Procne, or feeds the meat to her husband. So I believe जो तुम्हारा point है अश्विन, यहाँ पे revenge की बात हो रही है ना, तो this is what you call horrifying actions full of revenge, जहाँ पे कुछ गॉड्स भी मॉर्टल्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, एक ऐसा वायलेंस, ह्यूमन और ह्यूमन का वायलेंस। प्रोक्ने और फिलोमेना का जो रिवेंज है इस टीरियस का, ये आई बिलीव वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टिंग पावरफुल एक्ट्स हैं इस बुक के। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो डिवाइन इंटरवेंशन हो रही थी, यहाँ तो नो गॉड्स अपीयर, नो गॉड्स कम टू हेल्प द मॉर्टल्स इन दिस टेरेबल सिचुएशन। और कैसे ये दो औरतें, दीज टू मॉर्टल वुमेन, दे आर शोन टू टेक पावर, रिवेंज इनटू देयर ओन हैंड्स, और ऐसे ग्राफिक वे में दिखाया है। कितना शॉकिंग है ये। मतलब ये जो बातें मैं तुमसे कर रही हूँ, ये मॉडर्न एज में हमने इन्फेंटिसाइड और कैनिबलिज्म की बातें सुनी हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ये एज ओल्ड टाइम से चल रहा है। क्योंकि ये दिस रिवेंज इज वेरी हॉरिफाइंग। बड़ा क्लेवरली कंस्ट्रक्ट है। पहले फिलोमेना की टंग को काटा जाता है, टीरियस जो है जो उसकी टंग को काटता है। देखो ये जो रिवेंज की मैं बात कर रही हूँ, दिस फोकस अराउंड द माउथ। फिलोमेना की टंग को काटता है और फिर वो खुद पे करता है अपने बच्चे का जो मीट को ही ईट्स। और आई बिलीव कि ये बुक जो है, स्पेशली 6th बुक, it shows this I don't know whether it is right to say कि inventive form है violence का, कि revenge जो है कैसे motivation बन गया है। और इस पोएम में आप देखते हैं कि ब्यूटी और हॉरर एक कितने ऑपोजिट इमोशंस हैं जो यहाँ पे क्रिएट किए हैं ओविड ने। एक वर्ड होता है जक्सटेपोज। जक्सटेपोज का मतलब होता है जब आप दो आइडियाज को, फीलिंग्स को पोएम में यू पुट देम टुगेदर साइड बाय साइड। तो ये देखिए आपकी सोर्स से, सेम सोर्स से यू गेट लव, यू गेट रिवेंज, है ना। दीज आर ऑल इनसेपरेबल। ओके, अच्छा बच्चे, मैं बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट डेक्टाइलिक हेक्सामीटर, बिकॉज इसकी बात हम शायद डिटेल में कर नहीं पाए। क्योंकि एपिक जो है वो कैसे लिखा जाता है, जैसे मैंने कहा था जब हमने महाभारत पढ़ा था, तो हमने कहा कि बहुत सारे श्लोक हैं, छंद हैं, जिस स्टाइल में ये लिखा जाता था ओरिजिनली। अब जब हम ओविड की बात कर रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस की, जितने भी ग्रीक, लेटिन एपिक्स थे, वो बच्चे डेक्टाइल्स में, डेक्टिल इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, डेक्टिल में लिखे जाते थे। अब तुम लोगों को मैंने आयम्बिक पेंटामीटर समझाया था इससे पहले। जैसे आयाम होता है वैसे ही डेक्टिल एक फुट है, ठीक है। फुट क्या है, क्या समझाया था मैंने तुम्हें कि जब भी हम पोएम पढ़ते हैं उसमें जो वाक्य, सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में सबसे छोटा हिस्सा, यूनिट, उसको सिलेबल कहते हैं। सिलेबल, ठीक है। सिलेबल जो होता है वो कैसा होता है, या तो उस पर हम दबाव डाल के स्ट्रेस डालकर बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस्ड सिलेबल। या हम उस पर दबाव नहीं डालते, फिर उसको क्या कहते हैं, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो अब तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि डेक्टिल क्या होता है। डेक्टिल एक फुट है, फुट में 3 हिस्से हैं, ध्यान से सुनना। डेक्टिल एक फुट है, फुट में 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से से मैं क्या बोलूंगी, 3 सिलेबल्स। कैसे,
पहला स्ट्रेस्ड सिलेबल है और उसके बाद 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसा फुट है डेक्टिल जिसमें सबसे पहला जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है और उसके बाद 2 सिलेबल्स आते हैं जो अनस्ट्रेस्ड हैं। ज़्यादा डिटेल में तो हम करते रहेंगे बात, लेकिन अगर तुम ये शब्द देखो पोएट्री, ये डेक्टिल की एग्जाम्पल है। इसमें जो पो सिलेबल है दैट इज स्ट्रेस्ड, ठीक है, पोएट्री। ई सेकेंड सिलेबल है, ट्री तीसरा सिलेबल है। ई और ट्री ये 2 सिलेबल्स जो हैं ये इन पे कम दबाव पड़ता है, दे आर कॉल्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। तो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि डेक्टील से ही बना है डेक्टाइलिक, ठीक है। पहले तुम्हें डेक्टील ही तो पता हो ना, सो दैट मीन्स डेक्टील क्या हुआ, 3 सिलेबल का एक पैटर्न है पोएट्री में। तो कौन सा ये पैटर्न है जिसमें पहला स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है और उसके बाद 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आ जाते हैं। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कभी ना कभी तुम अपने आंसर की बिगनिंग में लिखोगे ये दैट दिस एपिक इज रिटन इन डेक्टिलिक हेक्सामीटर। और हेक्सा का मतलब क्या हुआ रजे, वो मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ है कि जैसे पेंटा जो है वो 5 के साथ जुड़ा है, हेक्सामीटर एक वो लाइन है पोएम्स की जो कि 6 फीट से भरी, 6 फीट से बनती है, ठीक है। 6 से ही हेक्सा वर्ड मिला है इसको। सो तुम जब भी लिखोगे तुम्हें पता तो होना चाहिए, तुम लिखोगे तो यही दैट दिस एपिक इज रिटन इन डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। इसको हीरोइक हेक्सामीटर भी कहते हैं। और एपिक्स को मैं बता रही हूँ, ग्रीक और ये जो रोमन एपिक्स हैं इनका मीटर यही होता है, डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। सो यू नीड टू नो कि ये क्या चीज़ है। ओके, सो दैट मीन्स जो मैं बार बार तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ रजे, एनालिसिस कर रहे हैं हम हर एक बुक का, लेकिन इस बुक 6 में जो ये वायलेंस से भरा हुआ है ना, ब्लड से, और कितनी ज़्यादा जो हमारी इस पूरी पोएम की स्टोरीज भी हैं। अब तुमने देखा यहाँ पे इस पर्टिकुलर बुक में कैरेक्टर्स स्ट्रीम्स बन रहे हैं, बर्ड्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कोई स्पाइडर बन रहा है ना। और न्यूबी जो है उसको भी तो पनिशमेंट मिली है कि उसने चेंज किया है अपना वो लिमिट, और उसका एक नहीं 14 चिल्ड्रन आर किल्ड। फिलोमिला देखिए आपकी, शी इज़ नॉट ओनली मोलेस्टेड बट किस तरीके से उसको म्यूटिलेट किया जाता है ना। सो ये वायलेंस बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं इस पर्टिकुलर बुक में, बिकॉज दिस इज हाउ ओविड ट्राइज टू शो अस द रियलिटी ऑफ लाइफ, that is not all good or all positive, but it has so much violence and so much blood, negative shades in it. अब देखो, अगर हम इसको, जो मैं तुमसे अभी बात कर रही हूँ कि ओविड बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दुनिया है, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ वायलेंस एंड हॉरर, रेखने जैसे कैरेक्टर से जरिए ही तो वो ये चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलोमिना एक अलग कैरेक्टर है, क्योंकि दिस इज हाउ लिटरेचर वर्क्स। लिटरेचर ऑफर्स अस डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अब हमने देखा कि वायलेंस और हॉरर भी है, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो लव को दिखा रही हैं, बहुत सारी पर्सपेक्टिव्स हैं जो रिवेंज को कह रहे हैं कि यही एक सही रास्ता है। हमने एज अ रीडर देखना है कि क्या है जो हमें इम्बाइब करने की ज़रूरत है, एंड देन वी विल कम टू द बैलेंस्ड मॉडरेट पाथ। क्योंकि हमारे सामने ओविड कंपैरिजन तो लेके आते हैं ना राजे, हमारे सामने अरैकने मिनर्वा का जो कॉन्फ्लिक्ट है, नियोबे की जो स्टोरी है ना। अरैकने एक ऐसी कैरेक्टर है जो हम्बल बैकग्राउंड से है, अपना नाम वो क्रिएट करती है बिकॉज शी हैज़ द टैलेंट फॉर वीविंग। नियोबे एक ऐसी वुमन है जो हाईएस्ट सोशल सेक्शन से आती है, सोसाइटी से आती है,
और उसका जो जितना रेपुटेशन है वो उसके फैमिली वेल्थ सबसे जुड़ा है। रेकनिंग स्किल से भरी हुई है, टैलेंट आर्टिस्ट्री से। नियोबे देखो, वो तो कोई स्किल नहीं है उसके पास, और रेकने के पास स्किल है, तो शी प्रोवोक्ड, शी चैलेंज द गॉडेस, है ना। और नियोबे भी चैलेंज करती थी, उसने किसी लेटोना को, गॉडेस को किया। तो हम यहाँ पे शायद ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कहीं कंट्रास्ट है कि जो अभी बात कर रहे थे हम 15-20 मिनट पहले, रोल ऑफ फेट की बात कर रहे थे, तो डेट मीन्स यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है अनजस्ट फेट का, है ना। और अगर हम इस स्टोरी की बात करें जो टीरियस की है, क्योंकि वो भी तो मैंने अभी कहा आर्ट जो है वो एक मीडियम बनता है ट्रूथ को रिवील करने का, तो आर्ट की एक पावर को स्ट्रेस करना चाहते हैं ओविड। ये भी लगता है कि कैसे आर्ट जो है वो हेल्प कर सकती है ह्यूमन बींग्स को, दैट दे कैन ट्रांसेंड इवन द वर्स्ट डिफिकल्टीज। और जो मैंने तुमसे कहा कि ये जो कहानी है ट्रीडियस, प्रोकने और फिलोमिना की, ये तो अंग्रेजी का एक शब्द होता है ग्रोटेस्क, GROTESQUE। वो शायद इस कहानी को बहुत अच्छे से एग्जाम्पलीफाई करता है, क्योंकि ग्रोटेस्क होता है बच्चे जो चीज़ नेचुरली ना हो, इतनी स्ट्रेंज, इतनी अगली हो, है ना। जैसे हम कहते हैं समथिंग इररिलेवेंट, बेतुकी, समथिंग दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, इतनी अजीब, है ना, उसे ग्रोटेस्क कहते हैं। तो ये कहानी आई थिंक ग्रोटेस्क की एग्जाम्पल बन सकती है। ब्लडीएस्ट स्टोरी है, ब्लड ही ब्लड है ना। कितने थीम्स हैं यहाँ पे। जो हम लव और रिवेंज की बात कर रहे हैं, बार बार इस एपिक में हमें डिसेप्शन दिख रहा है, डिसलॉयल्टी दिख रही है, जो लव का ही एक एस्पेक्ट बनेगा। मोलेस्टेशन की बात हो रही है, म्यूटिलेशन की बात हो रही है, मर्डर है ना। तो ये जो अनस्पीकेबल एक्ट्स हैं ये ज़्यादा हॉरिफाइंग होते हैं, क्योंकि देखो जो सबसे ज़्यादा इस बुक ने सोचने पे मजबूर किया है, वो इस बात से मजबूर किया है जो हम आज भी महसूस करते हैं, दैट द मोस्ट हॉरिफाइंग एक्ट्स that take place, they don't take place between strangers but within one's own family. ये जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं ना, हस्बैंड एंड वाइफ, सिस्टर एंड सिस्टर, मैन एंड सिस्टर इन लॉ, मदर एंड सन, फादर एंड सन, दीज आर ब्रोकन, है ना। और कैसे ये फिर आप देखते हैं कि इतनी हॉरिफाइंग जो ये हालात, सर्कमस्टांसेस हैं, उनमें कैसे आर्ट डज कम एज अ हेल्प, क्योंकि फिलोमिना हैज लॉस्ट हर एबिलिटी टू स्पीक बट शी मैनेजेस टू कम्युनिकेट थ्रू आर्ट। तो जो उसका ये कोशिशें हैं, ये आर्टिस्टिक एफर्ट्स हैं, दीज हेल्प हर एस्केप, बिकॉज वो एक उसका आर्टिस्टिक फीट है जो उसको एक मेटाफर का काम करती है, एज अ मेटाफर दैट इट हेल्प पीपल हु आर सफरिंग, एक कॉन्सोलेशन का काम करती है आर्ट, सेल्फ एक्सप्रेशन देती है उनको। सो जो ये मैं सारी बातें तुमसे कर रही हूँ बच्चे, इट adds to the theme of this epic metamorphosis, because human beings के पास अगर कोई power नहीं है over their own lives, it also says that it is hard not to cheer at times for those who challenge the gods, who resist the gods, चाहे फिर ह्यूबरी ही उनका रीजन क्यों ना हो, है ना। जो मैं बार बार ये अरेकने और नियोबी की स्टोरीज पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि हम अगर ये कह रहे हैं कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं गॉड्स और ह्यूमन बींग्स के, है ना, तो ह्यूमन बींग्स भी और गॉड्स भी स्टबर्न, रैश और रॉन्ग हो सकते हैं, है ना। अगर हम कह रहे हैं रेकने और नियोबी की कुछ मिस्टेक्स हैं जब उन्होंने चैलेंज क्यों किया गॉड्स को, लेकिन जो गॉड्स हैं हम वहाँ पे भी उनकी बात रखेंगे ये
कि दे गॉड्स जो हैं दे आर ऑल्सो नॉट बियॉन्ड क्वेश्चन, क्योंकि गॉड्स भी तो सर्च करते हैं अपने आप को, तभी तो वो मॉर्टल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं वो? बिकॉज दे वांट टू रीइंफोर्स कि देयर इज अ डिफरेंस। इस बात को वो इस बात को वो असर्ट करते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस इन पावर बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमन बींग्स। और देखो जो नियोबी को पनिशमेंट मिली वो तो बहुत ही हार्श है, हॉरिफिक पनिशमेंट है ये, है ना। सो दैट मीन्स देर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स जो आप अपने इस आंसर में फोकस कर सकते हो, लेकिन आप करोगे ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को रख के। ठीक है,